है। चलो आज अपन पढ़ने वाले हैं ख्याति मूल्यांकन की विधि के बारे में, ठीक है। इसके पहले मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम ख्याति जो है निकालते किस लिए तो हमने पढ़ लिया है ना। अभी हमने क्या देखना है कि ख्याति का मूल्यांकन किस किस प्रकार से किया जाता है। हमारे पास टोटल आपकी बुक में मुख्य रूप से 3 है। पहला औसत लाभ विधि, दूसरा है अधिलाभ विधि, ये विधियां हैं ना, और तीसरा है पूंजीगत विधि। पूंजी, ये 3 विधियां हैं बेटा। अब इस 3 विधियों में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अधिलाभ विधि। बाकी सारी विधियां जो है इसी का बच्चा है एक तरह से। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बाकी चीज़ों को समझने में आपको तनिक से भी देर नहीं लगेगी, ठीक है। अब बात करते हैं ये अधिलाभ होता क्या है और इसकी हम कैसे गणना करने वाले हैं ख्याति में। मेरे को ये बताओगे कि ख्याति हम क्या है। ख्याति एक प्रकार की क्या है, अदृश्य अमूर्त संपत्ति है। कैसी संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है। ये तो हमने पढ़ रखा है। अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है, और संपत्ति मतलब जिसका उपयोग करके फर्म क्या करता है, लाभ कमाता है। तो ये ऐसी संपत्ति है जिसका उपयोग करके क्या करती है, फर्म लाभ कमाती है। अब इसका मूल्यांकन करना क्यों ज़रूरी है, ये हमने पढ़ा है क्या कि जब भी कोई भी साझेदार क्या करता है, प्रवेश करता है। आगे चल के जब पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा ढेर सारा पॉइंट आएगा। जब भी नया साझेदार प्रवेश कर रहा हो, जब कोई पुराना साझेदार क्या कर रहा हो, छोड़ के जा रहा हो, या तो उनकी मृत्यु हो रही हो। अभी एकीकरण के बारे में बात की, जब 2 पार्टनरशिप फर्म, जैसे मान लीजिए ए और बी अपना एक फर्म चला रहे थे, पार्टनरशिप चला रहे थे, और सी और डी दूसरा कोई पार्टनरशिप चला रहे थे। अब इनको लगता है कि इनका और इनका क्या होना चाहिए, चलो हम लोग आपस में लोग बात करते हैं और क्या बोलते हैं कि अब 2 अलग अलग पार्टनरशिप फर्म थे, अब एक ही नाम से क्या करेंगे, सभी के सभी एक छत के ऊपर काम करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि ये पार्टनरशिप का क्या होना है, एकीकरण। क्लियर है, नाम से स्पष्ट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एकीकरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं जब पार्टनर्स क्या करें, अब आपस में ही अपने बीच में क्या कर ले, अपने लाभ अनुपात में परिवर्तन कर ले। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अधिलाभ विधि की। ख्याति भविष्य में होने वाले लाभ का क्या है, अनुमान है। ख्याति क्या है, भविष्य में होने वाले लाभ का अनुमान है कि नहीं है। आप ये सोचो, जब मैंने उस सामने वाले जलेबी वाले से दुकान जब ख़रीदा तो उन्होंने बोला कि 1 लाख का आप क्या कमाओगे सालाना, मेरे से कमाओगे। मेरी जगह में अगर आ जाओगे तो आप क्या कमाओगे, 1 लाख आप हर साल एक्स्ट्रा कमाओगे। बाकी अगर आप नए खोलते हो दुकान तो आपका उतना चलेगा नहीं, लेकिन मेरे जगह में आ जाओगे तो मैं तो 1 लाख कमाता ही हूँ, तो मेरे वाला बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और वो कितने साल तक मिलेगा, 2 साल तक। मैंने आपको बताया था क्रेवर्स के बारे में। क्रेवर्स क्या होते हैं कि ख्याति का लाभ जितने सालों तक क्या मिलने वाला है, आगे चल के हमको मिलने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेवर्स। क्योंकि ख्याति जब भी हम क्या करते हैं, खरीदते या बेचते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं, लाभ की गणना करते हैं उसका। और ये लाभ कौन सा वाला है, भविष्य में होने वाला। आप बताओ, भविष्य कभी भी एकदम सटीक अंदाज़ा लगा सकता है कोई भी, लेकिन हम यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं। अकाउंट्स में क्या करते हैं, अंदाज़ा। क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि कम से कम अभी 1 साल में अगर 1 लाख का हुआ है तो 2 साल में कितने का होगा, 2 लाख का। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। और ये भी अंदाज़ा कुछ आधार लेके करते हैं। क्या लेके करते हैं, ऐसी तुक्का तो नहीं मार देंगे कि हमारा इस बार 1 लाख हुआ है, अगले बार 4 लाख हो जाएगा, ऐसा तो ना होगा। पहले देखना पड़ेगा ना पिछले इतिहास में आपने क्या कांड कर रखे हैं, कितना अच्छा आपने क्या कर रखा है, कमाई करते थे पहले, क्या क्या काम करते थे, जिस वजह से पहले क्या था, क्या बढ़ोतरी हो रही है कि घटाव हो रहा है। तो ये आपको ट्रेंड देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, ट्रेंड मतलब क्या होता है, पिछले 4-5 सालों के आपको देखना पड़ता है कि क्या पहले कमा रहे थे उससे आप ज़्यादा कमाने लग रहे हो कि कम कमाने लग रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ 3-4 सालों के क्या देखने पड़ते हैं, लाभ को देखना पड़ता है। अब एक चीज़ और, भविष्य में ख्याति का हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, अंदाज़ा। क्योंकि जो फ़ायदा होने वाला है वो तो होने वाला है भविष्य में, और वो निश्चित है क्या, उतना ही होगा। उन्होंने कह दिया कि आपका 2 लाख का क्या होगा, बेनिफिट होगा। कम से कम 2 साल तो आपको बेनिफिट इसका मिलेगा ही मिलेगा। तो निश्चित है क्या कि 2 लाख मिलेंगे मेरे को, नहीं है ना। फिर भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ अंदाज़ा लेके, कुछ आधार लेके हम क्या करने वाले हैं, ख्याति का मूल्यांकन करने वाले हैं। जिसमें हमारा सबसे पहले क्या है, अधिलाभ विधि। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या बोलते हैं,
सुपर प्रॉफिट मेथड। आप जनरली ये देखना, अगर मैं कपड़े का दुकान चलाता हूँ, किसका दुकान चलाता हूँ, तो मुझे ये तो पता रहता है कि इसमें मैं कितना कमाता हूँ, मेरे को अपना पता रहता है कि नहीं पता रहता है। जैसे मुझे पता रहता है कि मैं जो भी कपड़ा लाता हूँ, मान लीजिए 100 रुपये का लाता हूँ, उसको 150 में बेचता हूँ, 50 रुपये में उसमें कमा लेता हूँ, मतलब 50% एक्स्ट्रा क्या करता हूँ मैं उस पर चार्ज करता हूँ। ऐसे जनरली मार्केट में हर कपड़ा व्यापारी अगले कपड़ा व्यापारी का ये जानता रहता है कि अगल वाला भी इसको कितने में बेच रहा होगा, जनरली उनको अंदाज़ा लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? आप खुद भी देखो, अगर आप खुद दुकान चला रहे हो, मान लीजिए फल का, आप मान लीजिए कमाते हो उस पर जितना भी 1 किलो के पीछे जितना भी कमाते हो, आपको पता रहता है कि अगला वाला भी इतना ही ज़्यादा कमा रहा होगा, थोड़ा बहुत 1 आध रुपये का आधा आगे पीछे, बाकी कमा तो उतना ही रहता है ना। तो कुछ परसेंटेज क्या होते हैं मार्केट में फिक्स होते हैं। कोई भी व्यापारी उससे ज़्यादा में नहीं बेचता है, ना तो उससे कम में नहीं बेचता है। कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या रहता है, फिक्स रहता है। और आदमी परसेंट के हिसाब से ही क्या लगाता है, लाभ का अंदाज़ा लगाता है। कोई भी ऐसा फिक्स रहता है क्या? नहीं रहता है। अगर 200 का सामान है और हम 50% चार्ज करते हैं, तो ये 100 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और कितने में बेचेंगे। अगर कोई मटेरियल 500 का होगा तो उसका हम क्या करेंगे, 50% चार्ज करेंगे, 250, उसका 50% क्या होगा, 250, तो टोटल कितने में बेचेंगे, 750। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ क्या होता है, परसेंटेज डिसाइडेड रहता है मार्केट में। एक जैसे काम करने वाले व्यवसायी क्या करते हैं, अगले वाले का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना कमा सकता है। क्लियर है? और इसी का यूज़ करके हम पढ़ने वाले हैं ये अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि में क्या होगा कि यहाँ पे व्यापारी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। कैसे वाले होंगे, एक जैसे। आपके बुक में लैंग्वेज दिया है कि जब एक जैसे व्यापारी क्या करते हैं, लाभ की गणना करते हैं। जैसे क्या होगा, कुछ ग्राफ से हम शो करते हैं, ए बी सी, ये 3 क्या हैं, व्यापारी हैं, ये 3 व्यापारिक फर्म हैं। और ए जो है कुछ ज़्यादा कमा रहा है, बी अभी नया नया खोला है दुकानदारी, सी भी अभी नया नया खोला है, कुछ आगे पीछे लोग कमा रहे हैं। अगर मैं ए के दुकान को सेम, सारे कोई क्या कर रहे हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इनकी कमाई क्या है, एक जने एकदम ज़्यादा से कमा रहे हैं, एक जने कम से कमा रहे हैं, एक जने और भी उसी जैसा कमा रहे हैं। ये लोग नए हैं मार्केट में और ये क्या है, पुराना। बी और सी क्या है, नए हैं। भले ही ये लोग सब के सब क्या लगाए हैं, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, लेकिन कमाई ये ज़्यादा इसलिए रहा है क्योंकि ये क्या है, मार्केट में पुराना है। तो ये कहीं ना कहीं इससे क्या कर रहा है, एक लेवल से ज़्यादा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, एक लेवल से ज़्यादा कमा रहा है। औसत बाकी लोग, मान लीजिए मैं सपोज़ करूँ ये है अपना 10,000, ये 10,000 का लेवल है और ये 10,000 का लेवल है। तो यहाँ पे ये ए जो कमा रहा है वो टोटल कितना कमा रहा है, 20,000। बी कितना कमा रहा है, सी कितना कमा रहा है, लगभग 10,000 के आसपास, कोई 10, कोई 9, कोई 8, ऐसे जैसे भी है। समझ में आ रहा है? ज़रूरी नहीं है सारे के सारे सेम कमाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में एक भाव फिक्स रहता है। अब इसमें कस्टमर इनके क्या ज़्यादा हैं, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में क्या है, पुराने हैं। और पुराने होने की वजह से इसके जो कस्टमर हैं ना, बार बार क्या करते हैं, आते हैं। और यहाँ पे ऐसा होता है कि ये मटेरियल भले शुरुआत में इन्होंने उतने का ही लगा रखा है, लेकिन इनकी बिक्री ज़्यादा होती है ना, तो बीच में ये और माल जल्दी जल्दी खरीद के लाता है। जिसकी जितनी ज़्यादा बिक्री होगी उतना ज़्यादा वो खरीदी करके लाएगा, और इनकी बिक्री उतनी हो नहीं रही है। तो भले ही शुरुआत में इन्होंने सभी ने 2-2 लाख लगाए थे, लेकिन ये बार बार बिक्री होने की वजह से क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये कमाई का अंदाज़ा हम कैसे लगाएं कि इनके कस्टमर बेस क्या है, बहुत तगड़ा है। समझ में आया बेटा? अगर मान लीजिए मुझे इनका बिज़नेस ख़रीदना है, तो ये क्या भाव खाएगा, ये क्या बोलेगा कि मैं बाकियों से 10,000 एक्स्ट्रा कमाता हूँ, मैं बाकियों से 10,000 क्यों एक्स्ट्रा कमाता हूँ। तो क्लियर है, मैं बाकी जो मेरे जैसे ही काम करने वाले, अगर आप उनका बिज़नेस ख़रीदने जाएंगे तो उनका ख़रीदेंगे तो आपको 10,000 का नुकसान होगा, क्योंकि अगर मेरा ख़रीदोगे तो आपको 10,000 का एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, अधिलाभ बोलते हैं। क्लियर है? जो एक लेवल से ऊपर होता है उसी को तो सुपर बोलते हैं ना। सुपर मतलब कुछ लेवल के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर। तो ये सुपर प्रॉफिट, और ये बोलते हैं कि ये जो सुपर प्रॉफिट है मैं कई सालों से कमाते आ रहा हूँ, आगे भी कुछ सालों तक और कमाते रहूँगा। अगर कुछ भी ना हाथ पैर हिलाऊँ ना, तो भी मेरे कस्टमर क्या होंगे, आते रहेंगे। धंधे में मैं नया मटेरियल नहीं ला रहा हूँ, या मैं अपना व्यवहार अब चेंज कर रहा हूँ, तो भी कस्टमर कुछ हद तक क्या रहेंगे, 2 सालों तक, कम से कम 3 सालों तक आते रहेंगे। तो ये फ़ायदा जो है आपको कम से कम कितने साल तक मिलेगा, 3 साल तक। सामने वाले ए ने क्या बोला, मतलब ए के फर्म वाले ने क्या बोला कि कम से कम आपको ये जो फ़ायदा 10,000 का है, बताओ इनको ख़रीदना, ये बाकी भी तो 10-10 के आसपास कमा रहे हैं,
मैं इसको इसलिए ख़रीदना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या मिलना चाहिए, 10,000 का एक्स्ट्रा लाभ का मैं बेनिफिट ले पाऊँगा। तो ये क्या फोकट फ्री में तो नहीं करेगा, ये भी क्या बोलेगा कि कम से कम ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है आप कितने साल तक कमाओगे, 3 साल तक। तो इसलिए यहाँ पे इस सुपर प्रॉफिट को, इसको, इस 10,000 को वो बोलेगा 3 साल से गुना करो, और 3 साल के गुना करने पे आपका पता चलता है कि 30,000। तो जो भी उसकी बिज़नेस में कुल संपत्तियाँ होंगी उसमें से वो 30,000 एक्स्ट्रा मेरे से डिमांड करेगा। समझ में आ रहा है? जो भी इनके पास क्या होगी, संपत्तियाँ होगी, जो भी उनके दुकान में जितने भी मटेरियल होंगे उससे वो, अगर बाकियों का भी उतना ही लगा हुआ है तो ये उससे ज़्यादा कितना डिमांड करेगा, 30,000। क्यों? ख्याति की वजह से। और ये ख्याति का निकाले कैसे हैं, ये क्या है हमारा, ये है अधिलाभ। क्या है ये? अधिलाभ। कैसे निकाले हैं? इसको बोलते हैं बेटा, ये वाला कहलाता है, ये जो लेवल हमने खींच रखा है ना, ये लेवल कहलाता है सामान्य लाभ। क्या कहलाता है? सामान्य, नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है नॉर्मल क्यों बोला गया है, क्योंकि सभी कमाते इतना है ना, सब तो इतना कमाते ही हैं। 2 लाख लगाते हैं तो 10,000 तो कमाते ही हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सामान्य लाभ है। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये 10,000 कैसे आया, हम बोलेंगे ए का बिज़नेस खरीद रहे हैं तो टोटल कितनी प्रॉफिट है, ए की 20,000 की, इतनी ऊंचाई का है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, ए टोटल कमाता तो 20,000 है, लेकिन भैया तू 20,000 कमा रहा है, 20 का 20 पूरा सुपर प्रॉफिट नहीं है। इस 20,000 में बाकी लोग भी तो कमाते हैं ना, तो आप उससे कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो आप मात्र 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हो। मतलब आपका खुद का 20,000 है, बाकी लोग कितना कमाते हैं, 10,000, तो आप सुपर कितना कमाएं, 10,000। और ये क्या है, क्रय वर्षों की संख्या। ईजी है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। अब इसका हम नामकरण करेंगे। ये क्या है हमारा, ये है हमारा, इसको हम बोल देंगे एवरेज प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट। इसी को बोलते हैं औसत लाभ। क्या बोलते हैं, औसत लाभ। औसत लाभ बोलते हैं। औसत लाभ में हम क्या करते हैं, सामान्य लाभ। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। औसत लाभ में से सामान्य लाभ को क्या करते हैं, घटाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये 20,000 इस साल कमाया है तो इसी साल का बस देखेंगे, बाकी सालों का नहीं देखेंगे। जनरली ऐसा होता है कि जिस भी बिज़नेस का हम खरीद रहे होते हैं, पहले हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं कि वो पिछले बीते 3-4 सालों में या 10 सालों में वो कैसा काम कर रहा है, और उनके हर सालों को क्या निकालते हैं, लाभ देखते हैं कि हमारा लाभ, जैसे मान लीजिए किसी साल इन्होंने 15,000 कमाया होगा, किसी साल इन्होंने 5,000 कमाया होगा, किसी साल इन्होंने 10,000 कमाया होगा। तो मान लीजिए आपको ये 3 साल का आंकड़ा और पता है, तो आप क्या बोलोगे, ये 10,000 जो एक्स्ट्रा है ना, अगर बोला जाए तो इसको मैं 10-10 बढ़ा देता हूँ, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे निष्कर्ष पे कितना पहुँच रहे हैं कि 20,000 ये कमाता है ना, 20,000 कौन कमाता है, बिज़नेस, ए बिज़नेस कमाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कभी ऊपर भी होता है कमाई, कभी नीचे भी होती है। तो हम क्या करते हैं, इनका औसत लेते हैं। क्या लेते हैं, औसत। औसत कैसे लेते हैं, आंकड़ों को जोड़ते हैं और बटे क्या करते हैं, इनको भाग कर देते हैं। करते कि नहीं करते, जितने आंकड़े रहते हैं उनको जोड़ते हैं और उससे बटे क्या कर देते हैं, उतने ही आंकड़ों से भाग देते हैं। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो लाभों का योग बटे कितने साल का लाभ है, 3 साल का लाभ है। तो औसत निकालोगे क्या आ जाएगा, 20,000। क्या आ जाएगा, 20,000। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है, ये दिखाया नहीं जाता। जनरली आपको क्या दिया जाएगा, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया जाएगा। ये एवरेज प्रॉफिट किसका है, जिस व्यवसाय को हम खरीदना चाह रहे हैं उसका औसत लाभ है। जिस व्यवसाय को क्रय किया जा रहा है या जिस व्यवसाय का हम ख्याति का गणना करना चाह रहे हैं, ठीक है। और लाभ, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब उसी के जैसे अन्य व्यवसाय की लाभ, उसी के जैसे अन्य व्यवसायियों का लाभ। ये बातें समझ में आई आपको। और उसका हम क्या कर रहे हैं, फिर क्रय वर्षों की संख्या से गुणा कर रहे हैं। सिंपल है ये। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, इसको बोलते हैं कुल लाभ। इसको क्या बोलते हैं, तो ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल के आता है, ये आता है कुल लाभ
बटे वर्षों की, इजी है ना, वर्षों की संख्या, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको कितना, सभी ने कितना लगाया है, 2 लाख, सभी ने कितना लगाया है, तो 2 लाख में ये 10,000 कितना परसेंट बनता है, 5%। कितना परसेंट कैसे निकाला मैंने, आप करोगे 10,000 बटे 2 लाख गुना 100 तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, बाकी जीरो कट जाएंगे तो कितना परसेंट, 5%। मैंने अभी आपको बताया कि एक व्यवसायी ये जानता है अपने जैसे अन्य व्यवसायी कितना परसेंट कमाते होंगे, तो बाकियों का वो परसेंटेज निकाल देगा कि बाकी लोग लगाएंगे 2 लाख तो कितना कमाएंगे, 10,000। आराम से बता सकता है कि कौन कितना कमा सकता है, और ये कि खुद कितना कमा रहा है, 20,000। तो यहाँ पे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है कि आपने पूंजी कितनी लगाई। बताओ प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, पूंजी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पूंजी क्या है, 2 लाख ना होकर 4 लाख है तो आप कितना कमाओगे, 10,000 कमाओगे, ज़्यादा कमाओगे ना। अगर आपने 2 लाख की जगह 1 लाख लगाए तो क्या 10,000 कमाओगे, नहीं। कहने का मतलब ज़्यादा पूंजी होगी तो उस पर परसेंट अगर 5% लगाओगे ज़्यादा अमाउंट निकल के आएगा, और छोटा अमाउंट लगाओगे पूंजी के तौर पे तो क्या होगा, कम से प्रॉफिट नज़र आएगा। तो किस पे डिपेंड करता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, पूंजी पे। तो इसलिए इसको कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 लाख, 2 लाख है ना, 2 लाख पे हमने क्या लगाए हैं, 5%। अगर इसको फॉर्मूले में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं विनियोजित पूंजी। क्या बोलते हैं, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, विनियोजित पूंजी और गुना दर बटे 100। तो इस फॉर्मूले में टोटली आपको कितना चीज़ पढ़नी है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, हम बोलेंगे कि हम कैसे कमाते हैं, हम कितना कमाते हैं और बाकी लोग कितना कमाते हैं। और अगर आपको ख्याति की गणना करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो आपने सुपर प्रॉफिट कमाया वो कितने साल तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्रय वर्ष। क्या बोलते हैं, परचेज ईयर बोलते हैं, या ईयर परचेज, क्रय वर्षों की संख्या। क्या बोलते हैं, क्रय वर्षों की। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया अधिलाभ विधि में, अगर आप बोलोगे ख्याति निकालने की अधिलाभ विधि में हमारा फॉर्मूला ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, औसत लाभ माइनस क्या कर रहे हैं, सामान्य लाभ। क्या बोलेंगे, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ गुना क्रय वर्षों की संख्या। और औसत लाभ अगर नहीं दिया होगा डायरेक्टली क्वेश्चन में तो हम कैसे निकालेंगे, पिछले जितने भी सालों के हमको लाभ दिए रहेंगे उनको क्या करेंगे, उनसे हम औसत लाभ आराम से निकाल सकते हैं। हानि होगा तो घटाना पड़ेगा, मान लीजिए किसी साल में 5,000 की हानि होती तो उसको घटा के भी दिखाते हैं। क्लियर है, अभी तो सारे लाभ में हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, नॉर्मल लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो ये हम निकालते हैं पूंजी के आधार पे। किसके आधार पे, आगे हम एक और तरीका देखेंगे चिट्ठे के आधार पे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप क्या ध्यान रखिए कि हमारी पूंजी कैसे निकल के आती है। पूंजी तो हम जानते हैं कि अगर इतना लगाते हैं कोई भी तो 5% कितना कमा लेंगे, ये अपने से बता रहे हैं ना बेटा। जैसे ए ने कितना लगाया है, 2 लाख, कितना लगाया है, तो ये ए बोल रहा है कि अगर कोई दूसरा फर्म नया आके खोलेगा और 2 लाख लगाएगा तो उसको कितना मिलेगा, 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि वो जो पूंजी लगाएगा जो कि ए ने लगाया है तो उस पर कितना कमाएगा, 5%। अब ये 5% हमने निकाले कैसे हैं, मार्केट में हमने बताया कि आपके भाव क्या होते हैं, जनरली परसेंटेज में फिक्स होते हैं। क्लियर है, तो ये पहले से आपको दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा, दर दिया जाएगा, पूंजी दी जाएगी, और आपको कुछ सालों के क्या दिए जाएंगे, लाभ दिए जाएंगे, और आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लेंगे, चलो। तो ये चीज़ें आप पहले नोट कर लिए। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको क्या करना है, ख्याति का मूल्यांकन करना है। ख्याति का मूल्यांकन की विधि में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अधिलाभ विधि। कौन सी विधि, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बहुत सारे फॉर्मूला देखे। फॉर्मूला कुछ नहीं है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे,
कि ख्याति निकालते कैसे हैं। तो ख्याति हम जब भी इसको हल करेंगे, जब भी ये सवाल आता है आपके पास, तो आपको हल कैसे करना है मैं उसी वे में लिखता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, अधिलाभ विधि लिख लेना हेडिंग डाल के। अधिलाभ विधि में हम क्या निकालते हैं, ख्याति। आपको जब भी ख्याति गणना की कोई सा भी विधि बोले तो कम से कम आप उस विधि का क्या लिखें, हेडिंग डालें, ताकि सामने वाले को ये क्लियर रहे कि आपको क्या करना है, किस विधि से निकाल रहे हो ये पता रहे। ख्याति कैसे निकालते हैं, अधिलाभ गुना क्रय वर्षों की संख्या। अधिलाभ जैसे पिछले बार 10,000 था, इस बार कितना है अभी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, ख्याति निकालते हैं। लेकिन ख्याति निकालने के लिए पहले तो मुझे अधिलाभ का पता होना ज़रूरी है। और अधिलाभ कैसे आता है, अधिलाभ कैसे आता है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे वर्किंग नोट में, क्योंकि फॉर्मूला तो सिर्फ इतना सा है। अब ये जानकारी अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो उसको हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट में सॉल्व करते हैं। तो पहला हम यहाँ पे वर्किंग नोट किसका देंगे, अधिलाभ का। अधिलाभ कैसे निकालेंगे बेटा, अधिलाभ कैसे निकालेंगे, औसत लाभ। औसत लाभ किसका, औसत लाभ जिस व्यवसाय का हम निकाल रहे हैं उसका हम क्या लेंगे, औसत लाभ। औसत लाभ, और इसमें क्या लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। सामान्य लाभ वो लाभ है जो कि बाकी फर्म क्या करते हैं, कमाते हैं। औसत लाभ वो लाभ है जो कि जिस व्यवसाय के लिए हम ख्याति का क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। अगर ये ज़्यादा होगा तभी तो अधिलाभ होगा ना, अगर ये अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा तो क्या अधिलाभ होगा, क्या नहीं होगा। अभी ना तो आपको औसत लाभ डायरेक्टली दिया हुआ है, ना तो सामान्य लाभ डायरेक्टली इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको सिर्फ इतना बताया गया है, पूंजी दिया है वो भी 2014 का कितना है, 5 लाख। ये 4-5 सालों के कुछ लाभ दे रखे हैं यहाँ पे, और आपको बताया गया है कि प्रतिफल की सामान्य दर। कहने का मतलब ये है कि आप अगर लगाते हैं 5 लाख तो कितना कमाते हैं उस पर, 10%। क्लियर है। चलो अब ये वर्किंग नोट 1 तो अधूरा रह गया, दूसरा बनाएंगे। थोड़ा सा जगह इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे हमको ये नंबर अभी पता नहीं है। दूसरा क्या बनाएंगे फिर, यहाँ वाले, जैसे मैंने यहाँ पे ये नहीं पता है लेकिन ये तो पता है क्या, इन्होंने बोला है 3 वर्षों के क्रय के आधार पे, क्रय वर्षों की संख्या इन्होंने दे रखी है। क्रय वर्षों की संख्या कितनी दे रखी है, 3 वर्ष। ये इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा बेटा। तो देखो मुझे जो चीज़ पता नहीं रहता है ना, मैं उसका वर्किंग नोट क्या करता हूँ, बनाते चलता हूँ। अभी जैसे मुझे अधिलाभ पता है क्या, नहीं है, मुझे ये पता है क्रय वर्षों की संख्या कितनी है, 3 वर्ष है, ठीक है। अभी ये जगह को खाली छोड़ते हैं। अब ये चीज़ पता नहीं है तो इसका हमने क्या बनाया, एक वर्किंग नोट में हेडिंग डाला। अब ये कैसे निकलता है अधिलाभ, औसत लाभ में से सामान्य लाभ को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तब क्या निकल के आता है हमारे पास, अधिलाभ। दिक्कत ये हुई ना तो हमको औसत लाभ पता है ना ही हमको। अब इसके लिए फिर एक नया हेडिंग डालेंगे, औसत लाभ। आप पर्याप्त जगह छोड़ लेना। औसत लाभ, औसत लाभ कैसे निकलता है, हाँ, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन 5 सालों के लाभों को लेंगे। अब इन्होंने बोला है कि कुछ नहीं बोला है तो हम क्या लेंगे, पूरे 5 के 5 सालों को क्या लेंगे, औसत लेंगे। कई बार क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये बोलता है कि आपको पिछले 3 साल का ही लेना है। कितने साल का लेना है, पिछले 3 साल का। तो कौन सा लेंगे, लेटेस्ट वाला लेंगे, 3 साल, इनको छोड़ देंगे। जब आपको क्या बोला जाए, बीते 3 सालों के अधिलाभ के आधार पे आप क्या करिए, औसत लाभ की गणना कीजिए, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिर्फ इन 3 सालों को लेंगे, लेटेस्ट जो चल रहा है। पुराने को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। आप बताओ, जो हरकतें आप बचपन में जो पहली दूसरी क्लास में करते थे वो अभी भी करते हो क्या, नहीं, लेकिन जो कल कर रहे थे वो आज कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, भैया जो अभी जो फ़ायदा हमको दिखाई दे रहा है वो लेटेस्ट में वही वाला क्या होगा, रिपीट होने के चांस ज़्यादा है, बस बतौर किसके, पुराने वाले सालों के। तो हम यहाँ पे इसलिए क्या करते हैं, उन्हीं सालों के लेते हैं जिनका हमको बोला गया। 3 साल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लेटेस्ट, जो अभी बीता हुआ 3 साल है, जैसे 16, 15 और 14।
अगर 4 साल बोलेंगे तो इनको लेंगे, 2 साल बोलेंगे तो इनको लेंगे। क्लियर है? यहाँ से नहीं लेंगे, भले टेबल आपको ऐसा दिया रहा हो। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे कुल लाभ कैसे निकालेंगे? तो कुल लाभ सिंपल है, इसमें कुछ बोला नहीं है, तो हमको क्या करने, पूछे पाँचों सालों के क्या करने हैं, लाभ को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? तो जोड़ लो, इसको कितना आता है, कितना आएगा, ये हो गया पूरे एक, इसमें गया 10, 15 और 7 नीचे हो गया 15, 3 लाख होते हैं। कितने हो रहे हैं? 3 लाख। तो कुल लाभ कितने हो गए? 3 लाख। कितने सालों के लाभ हमने लिए हैं? 5 सालों के, तो उतने से ही भाग देंगे। अगर 3 साल का लाभ ले रहे होते तो 3 से ही भाग देते। क्लियर है? अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 6 के 30, ये हो गया 60,000। जब भी आप लिखते हैं ना तो इसको आप सिर्फ नंबर बस मत लिखा करिए, आप इसमें राशि का इस तरह से साइन डाला कीजिए। ठीक है? अमाउंट का, रुपीज़ का। ये हमारा क्या निकल के आया? 60,000। हम यहाँ पे लिख देते हैं 60,000। जैसे जैसे निकलते जाएगा हम उसको लिखते चलेंगे। क्या अभी सामान्य लाभ पता है क्या? नहीं। तो इसके लिए हम एक और वर्किंग नोट देंगे, वो है तीसरा, और वो क्या है? सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कैसे निकालते हैं? हम बोलते हैं कि पूंजी जितना लगाते हैं उस पर कुछ परसेंट कमाते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुना दर बटे, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पूंजी दे रखा है 5 लाख। हालांकि ये पूंजी कब की है, और कोई पूंजी नहीं है, और कोई पूंजी है क्या? नहीं है। तो हम इसी पूंजी को लेके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं कि अगर कोई 5 लाख लगाता है तो कितना कमाता होगा उसका 10%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख गुना 10%, कितना हो जाता है 50,000। कितना हो जाएगा 50,000। तो हमारा यहाँ पे निकल के क्या आ गया 50,000 का सामान्य लाभ। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? आपको इसी फ्लो में लिखने हैं। और उसके बाद अब बताओ 60,000 आपका फर्म कमाता है और बाकी लोग कितना कमाते हैं? 50,000। मतलब आप 5 लाख लगाते हो तो आप 60,000 कमाते हो और बाकी लोग कितना कमा रहे हैं? अभी भी 50,000 कमाते हैं सालाना। हालांकि कमाते कभी ज़्यादा हैं कभी कम हैं, लेकिन एवरेज देखा जाए तो कितना कमा रहे हैं आप? 60,000। तो ये 60,000 में आप एक्स्ट्रा कितना है? तो आप बोलेंगे 10,000 आप बाकियों से क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? अधिलाभ है। ठीक है? ये हमारी क्या है? अधिलाभ। जब भी आपका ये अधिलाभ निकल के आ जाता है आप कृपया इनको ब्रैकेट जरूर करिए। ठीक है? हालांकि ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर हमको यहाँ से निकलेगा। अब ये अधिलाभ को हम कहाँ पे लिखने वाले हैं? अधिलाभ कहाँ से निकाले हमने? यहाँ से निकाले हैं, वर्किंग नोट 1 से। तो यहाँ पे आप लिख देना वर्किंग नोट 1, और ये अधिलाभ की राशि कितनी है? 10,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 गुना 3। क्यों 3, क्यों 5 लिखोगे? ये बोल रहे हैं कि ये जो अधिलाभ का जो फ़ायदा है, ये जो हमने निकाला ना औसत लाभ, ये भले कितने साल का था? 5 साल। लेकिन जो अपन ख्याति निकालने वाले हैं इस अधिलाभ से, वो उसका बेनिफिट हमको सिर्फ 3 साल मिलेगा, 5 साल नहीं मिलेगा। कितने साल मिलेगा? 3 साल। उन्होंने जानबूझ के ऐसा दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 साल से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ये सबसे कठिन क्वेश्चन था अभी तक का। अभी तो हमने पहला ही क्वेश्चन बनाया है, ये सबसे कठिन क्वेश्चन है। लग रहा है कठिन? नहीं, लेकिन कठिन क्वेश्चन है सबसे। इसके बाद जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको डायरेक्टली क्या दिया रहेगा? औसत लाभ दिया रहेगा या तो सामान्य लाभ डायरेक्टली दिया रहेगा। आपको डायरेक्टली रखना है यहाँ पे और आंसर निकाल के लेना है। क्लियर है? चलो, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।